हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में। यानी कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर एक है और उसके अंदर ऑक्सीलेशन हो रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही मान लीजिए, तो फिर उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कितना उसमें एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अपना हेडिंग हम लोग कर लेते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, और ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारी। ठीक है, और इसके ऊपर एक स्प्रिंग रखा हुआ है, ऐसे कोई स्प्रिंग है, और इससे एक ब्लॉक जो है वो कनेक्टेड है। हमने मान लिया जो ब्लॉक का जो मास है ना वो m है। ठीक है, अभी जो आपके सामने स्प्रिंग दिखाई दे रही है ये अपने नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ कहने का ये मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई भी कंप्रेशन या फिर कोई भी इसके अंदर एक्सटेंशन नहीं किया गया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी साइज वगैरह में कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका जो नेचुरल लेंथ है वो हमने मान लिया L। साथ ही साथ जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K। स्प्रिंग कांस्टेंट को ही कई जगह स्टिफनेस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा सा इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये समझिए L इसकी नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ कहने का मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया, उस समय की लेंथ, यानी रिलैक्स्ड स्टेट में है। तो जहां पे हम लिख देते हैं कि L क्या चीज है, तो L इज द नेचुरल लेंथ। ठीक है ना, नेचुरल लेंथ आप ये भी कह सकते हैं इन रिलैक्स्ड स्टेट, यानी कोई भी रिलैक्स्ड स्टेट। ठीक है, साथ ही साथ के जो है, के को आप बोल सकते हैं दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दे दीजिए, या फिर आप इसको बोल दीजिए स्टिफनेस कांस्टेंट। ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, जिस सरफेस पे पूरा सिस्टम रखा हुआ, इस सरफेस को लेटर सपोज हमने मान लिया कि ये आपका स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस मतलब कि इस पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स ये सरफेस अप्लाई नहीं करेगा ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ये चूंकि पूरा रिलैक्स्ड स्टेट में पूरा सिस्टम रखा हुआ है, और ये जो है हमारी लाइन ऑफ, जी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया रेफरेंस के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके अबाउट इसके मोशन को हम स्टडी करें। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद का जो सीन है वो कुछ ऐसा है। फिर से वही आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने बना दिया, और उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स हमने दाहिने तरफ लगाया है। तो जब दाहिने तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो जो आपका स्प्रिंग है लेटर सपोज वो कहीं यहाँ पे आ चुका होगा, जे एम। ठीक है, इस पे हमने फोर्स किधर लगाया है, ये दाहिने तरफ लगाया है, ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे हमने लगाया। स्प्रिंग के अंदर थोड़ा सा इसमें एक्सपेंशन आ जाएगा, एक्सटेंशन, यानी स्प्रिंग थोड़ी सी फैल जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, और ये क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो हमारी रेफरेंस लाइन थी, इस रेफरेंस लाइन से इसके अंदर x का एक्सटेंशन आया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे इसके अंदर एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग का नेचर होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर एक्ट होना शुरू कर देगा। ठीक है, जिसको कि आप स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हो। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा या फिर जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको हमने एफ आर कह दिया, या फिर एफ एस आप बोल दो, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि जो एफ आर है ना, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, वही स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब x इसके अंदर एक्सटेंशन हो चुका है स्प्रिंग के अंदर, लेट अस सपोज कि इसके पास वेलोसिटी है,
या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से हटा देंगे वैसे ही होगा क्या कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपने इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं। तो जब इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा तो इधर की तरफ इसके पास एक एक्सीलरेशन भी होगा, होगा एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन आपका रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ ही होगा ना। या फिर हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीलेशन या फिर एसएचएम के केस में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दाहिने हुआ, एक्सेलरेशन आपका लेफ्ट में एक्ट होगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, तो रिस्टोरिंग फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। एफ एक्सटर्नल कर क्या रहा है, एफ एक्सटर्नल यहाँ पे सिंपली इसके अंदर एक्सटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये ना होता तो फिर इसके अंदर कोई एक्सटेंशन ना होता, अगर कोई एक्सटेंशन ना होता तो फिर तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप होता ही नहीं। ठीक है, तो आप साफ साफ एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो हम लिख सकते हैं के मल्टीप्लाइड बाई एक्स के बराबर। स्प्रिंग फोर्स इतना ही होता है, अगर आप साइन के साथ लिखे तो माइनस लिखना पड़ता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। अब यही फोर्स आपका इसके अंदर एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको लिख दिया m इंटू ए के बराबर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि a इज इक्वल्स टू हो जाएगा k डिवाइड बाई m और ये हो गया x। इसको जब भी हम कंपेयर करते हैं ना a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x के साथ, तो साफ साफ आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर वो कितने बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा k बाई एम के बराबर, विच इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाई m। ये ओमेगा पता चल गया यहाँ पे कि इस ब्लॉक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी क्या अगर ये ऑक्सीलेट करना शुरू करेगा तो। ठीक है, साथ ही साथ अगर टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए t इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे यार उसका तो फॉर्मूला है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू हमने लिखा k बाई एम। तो ओवरऑल यहां से टाइम पीरियड के लिए एक आपके सामने फॉर्मूला मिल गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाई k। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिला है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, और ये किसके लिए है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए। आप एक बात याद रखिएगा, ये m वो मास है जो ऑक्सीलेशन कर रहा है। ठीक है ना, जो ऑक्सीलेशन कर रहा है, इसको हम सिंपल शब्दों में लिख रहे हैं। और यहां पे आप देखिए कि जो सारा का सारा ऑक्सीलेशन होगा ना, ये इसी डॉटेड लाइन के थ्रू होगा। यानी कि अगर इसमें हमने x का एक्सटेंशन करके छोड़ दिया तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा मूव करके। ये जो डॉटेड लाइन है एक तरह से ये आपकी लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है, फिर से ये इक्विलिब्रियम पे रुकेगा नहीं, ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, जितना राइट गया था उतना ही लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात तो ये कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉसेस वगैरह नहीं हो रहा है। फोर्स जो लग रहा है वो आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ये आपका कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तो कोई भी एनर्जी का लॉस ये करवाएगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात तो ये कि देखो इसी रिलेशन को ना हम दूसरे तरीके से हम लोग इसको कर सकते थे बाय यूजिंग मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो उसको हम देख लेते हैं कि बाय यूजिंग, ये मेथड 2 है, बाय यूजिंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की आप बात करेंगे तो आप बोलोगे यार कि काइनेटिक एनर्जी जो भी ब्लॉक के पास होगी प्लस उसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा ना, इसका सम क्या होना चाहिए, ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर x का एक्सटेंशन आ चुका है और साथ ही साथ हमने मान लिया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, एक्सटर्नल फोर्स जब आप हटाओगे तो v वेलोसिटी के साथ ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके पास वेलोसिटी हमने मान लिया v है, तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 mv स्क्वायर, और ये किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं,
प्लस इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करिए 1/2, सॉरी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/2 और ये हो गया kx²। इसको भी हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए ये टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, तो 1/2 तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, m भी कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब v² को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v² में से पहले v² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v। ठीक है ना। अब वेलोसिटी को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी तो टाइम का एक फंक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dt। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर 1/2 k ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। ठीक है, अब x² को पहले आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2x। अब x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका हो जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू, इधर क्या मिला आपका, 0 मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये 2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिला m और ये v, dv/dt को आप लिख सकते हैं क्या चीज, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करेंगे तो आप एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, प्लस ये हो गया k, ये हो गया x, और dx/dt भाई डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो वेलोसिटी मिलेगा, तो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ से वेलोसिटी को आप कॉमन कर लीजिए, तो ये आपका मिला m इंटू a प्लस k इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। वेलोसिटी इधर आके 0 हो गया, विच इंप्लाइज आप यहाँ से कह सकते हो कि m इंटू a इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू एक्स, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस k डिवाइड बाई m और ये हो गया x। ठीक है, अगर आप फिर से वही काम करें, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, आप इसको कंपेयर करिए, a इज इक्वल्स टू माइनस ω²x। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर ऊपर तो हमने माइनस लगाया नहीं था, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, आप वहां लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ω² की वैल्यू जो होगी, ω² इज इक्वल्स टू मिल गया k डिवाइड बाई m, विच इंप्लाइज ω इज इक्वल्स टू अंडर रूट k डिवाइड बाई m। तो यहाँ से अगर आप टाइम पीरियड लिखना चाहें तो t इज इक्वल्स टू 2π बाई ω, तो ये आपका आ जाएगा 2π अंडर रूट m डिवाइड बाई k। अब देखेंगे हमें एग्जैक्टली वही रिलेशन मिला है ना जो यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो चाहे आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करिए या फिर आप करिए अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे, अब देखेंगे टाइम पीरियड का जो रिलेशन है ना वो आपको वही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम जरा बात करते हैं इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल आपका कुछ ऐसे गिवन है, चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम एक तरह से बना ले जहां पे स्प्रिंग बधी हुई है और ये दो रेफरेंस लाइन, दो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लें, ये और एक ये। ठीक है, ये हमारी स्प्रिंग है, यहां पे इस पे हमने रख दिया एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, साथ ही साथ इसके ऊपर ना है एक और ब्लॉक है। ठीक है, इसके मास के बारे में जो दिया हुआ है, नीचे वाला कैपिटल एम, ऊपर वाला स्मॉल एम। ठीक है ना, ये कैपिटल एम है और ये जो है आपका स्मॉल एम है। स्प्रिंग जो गिवन है इसकी नेचुरल लेंथ आपकी एल है, साथ ही साथ स्प्रिंग कांस्टेंट उसका के दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा सिस्टम जो है अभी रिलैक्स्ड स्टेट में, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के छिड़खानी नहीं की गई है। अब हुआ क्या है कि इसमें पूछा है कि इफ कैपिटल एम इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली along horizontal direction find omega t and f। चलो इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। अब एक चीज और यहां पे गिवन है, ये जो है ना, ये आपका एनफ रफ सरफेस है। एनफ रफ सरफेस मतलब कि जितना फ्रिक्शन मिलना चाहिए उतना सफिशिएंट फ्रिक्शन मिलेगा इन सरफेस के बीच में, और एम जो है कैपिटल एम के ऊपर स्लाइड नहीं करने वाला। एनफ रफ का कहने का मतलब ये बोल दिया गया, ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल लिखते हैं
कि इफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, if capital M plus small m is displaced slightly along horizontal direction, find omega t and f of their SHM. फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड करना है? तो पहले आपको फाइंड करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है? एफ फाइंड आउट करना है। ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए, तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम को डिस्प्लेस किया गया होगा, जो कि थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम को डिस्प्लेस करेंगे ना, तो चलिए मान लेते हैं कि सिस्टम कहीं यहाँ पे आ चुका है पूरा। ये आपका कैपिटल एम है, ये आपका है स्मॉल एम, इधर हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितने का किया? तो चलिए हमने मान लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये फ्रंट वाले फेस से ही मेजर कर ले रहे हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने कर दिया एक्स का डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। साथ ही साथ स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ चुका होगा। ये स्प्रिंग अब नेचुरल लेंथ पे नहीं रहेगी, इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन। और आपको पता है कि एक्सटेंशन कितने का आ चुका है? स्मॉल एक्स का आ चुका है। इधर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया था आपका, और इसी फोर्स की वजह से जो भी एक्सटेंशन हुआ है वो स्प्रिंग के अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है, स्मॉल एम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। हम आपसे पूछिए क्या, लेकिन स्मॉल एम पे भले एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, लेकिन स्मॉल एम भी तो कैपिटल एम के साथ गया है। इसका सिर्फ रीजन एक है कि इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हुआ है, और इस फ्रिक्शन फोर्स ने ही इस स्मॉल एम को कैपिटल एम के साथ रखा हुआ है, ठीक है। हम आपसे पूछिए कि अच्छा बताओ इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी क्या, कैसे, किधर? इसकी डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन होगी किधर? तो पहली बात तो ये कि फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे। आप बोलोगे चूंकि स्प्रिंग के अंदर एक्स का एक्सटेंशन है, तो एक स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एफ एस, और वो स्प्रिंग फोर्स जो होगा के मल्टीप्लाइड बाई एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहां पे छोड़ा जाएगा इस सिस्टम को, अब बोलोगे ब्लॉक जो है लेफ्ट की तरफ भगेगा, कैपिटल एम लेफ्ट में तो भगेगा ही, किसकी वजह से? इसके वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। लेकिन इसके साथ ही साथ स्मॉल एम भी इसके साथ ही ऑक्सीलेट करेगा, और स्मॉल एम को इधर लेफ्ट में कौन लेके आएगा? तो अब बोलोगे इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वही फ्रिक्शन फोर्स, यानी इनके बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और यही फ्रिक्शन फोर्स इस स्मॉल एम को कैपिटल एम के साथ लेफ्ट में लेके आएगा, ठीक है। अगर इस पे फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आप बोलोगे यार फ्रिक्शन तो पेयर में जनरेट होता है, तो इस पे जो फ्रिक्शन है वो किधर लग रहा होगा? आपका राइट में लग रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, ओके। अब भाई फोर्स इधर लग रहा है के इंटू एक्स के बराबर, तो इस वक्त इसके पास, पूरे सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ना। अब एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ये इंटरनल फोर्स है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें, यानी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की बात करें, तो स्मॉल एफ, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है, इस फोर्स का कोई मतलब नहीं है, ये इंटरनल फोर्स है, ये कैंसल आउट हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़े, फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, तो देखिए यहाँ पे हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, फॉर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, फॉर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। फोर्स जो लगा है लेफ्ट के तरफ वो कितना लगा है? के इंटू एक्स के बराबर फोर्स लगा है, और इस फोर्स की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम है, यानी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम किधर जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की जगह पे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू के डिवाइड बाई कैपिटल एम
प्लस स्मॉल एम, और ये हो जाएगा इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है। अगर आप इसे कंपेयर करो ना, किससे कंपेयर करना है इसको, बाय कंपेयरिंग ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे, यानी ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ कंपेयर करोगे, तो एक्स के जगह पे एक्स, ओमेगा स्क्वायर के जगह पे के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो आपने देखा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया के डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, विच इंप्लाइज यहां से ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो आपने देखा कि ओमेगा हमने कैलकुलेट कर लिया। ये पूरा का पूरा सिस्टम जब एसएचएम करेगा तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, और ऑब्वियस सी बात है कि जो भी एसएचएम होगा ना वो इसी लाइन के अबाउट होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम लाइन थी, लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इसको मान लो आप, इसको आप मान लो लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसी के अबाउट जो होगा वो आपका एसएचएम होगा। और उस एसएचएम की हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने क्या कैलकुलेट की, अंडर रूट के डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अगर टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो भाई टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो ठीक है, आप टाइम पीरियड भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या सब लिख सकते हो कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, यानी जो भी एसएचएम होगा उसका टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाई के और कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई के। ये आपका टाइम पीरियड पता चल गया। ठीक है, और और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, और आपको फ्रीक्वेंसी पूछी थी, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एज बी नो 2 पाई एफ के बराबर होता है। ठीक है, विच इम्प्लाइज एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये एफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू हमने रखी के डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी तीनों टर्म्स पूछे गए थे वो हमने चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। एक चीज और, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम एफ एस लिख ले रहे हैं, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि एफ से तो हमने फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कैपिटल एम का एक्सेलरेशन कितना है, आप बोलोगे ए, स्मॉल एम का एक्सेलरेशन कितना है, ए, क्योंकि पूरा कंबाइंड सिस्टम के अंदर ए एक्सेलरेशन है, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव स्लिपिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे एनफ रफ सरफेस है जो कि उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दे रहा है जितने में ये दोनों साथ साथ मूव कर पाए। अब आपसे हम ये पूछ लें, अगर कैसे बताओ इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आप बता सकते हो, अब लोग ऑफ कोर्स बता सकते हैं। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन, कैलकुलेशन ऑफ एफ एस, हम बोले कि अच्छा बताओ जो एफ एस है वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर मास स्मॉल एम, सिर्फ छोटे वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके अगर आप एफ बी डी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, स्मॉल एम, साथ ही साथ इस पे लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, एक एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, वही तो लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं ना उसको इक्विलिब्रियम की तरफ, और इसके अंदर एक्सेलरेशन भी किधर है, लेफ्ट की तरफ टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो बस हो तो गया, आप यहाँ से लिख सकते हो कि एफ एस इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एफ एस इज इक्वल्स टू मास एम, और आई थिंक एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स। तो हो जाएगा के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू क्या हो गया एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर पाए फ्रिक्शन फोर्स पे। ठीक है, अब देखिए आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि पिछला वाला आप देखेंगे ना स्लाइड, तो पिछले वाले स्लाइड में हमने लिखा है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल एम अपॉन के, हमने वो वाला मास लिया है जो ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है ना, यानी मास की आपको वो वैल्यू लेनी है ना जो एसएचएम कर रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पे तो सिर्फ चूंकि एक ही मास था स्मॉल एम,
इसलिए हमने स्मॉल m लिखा। लेकिन इस वाले सवाल में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m दोनों ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो m की जगह पे बस आपको क्या रख देना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m रख देना। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे इससे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। और एक सवाल है वर्टिकल ऑक्सीलेशन का, तो हमने हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेशन के बारे में बात की, ये भी हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ओके, चलिए पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं। ये हमारे सामने एक स्प्रिंग है और यहां भी वही सीन है, L इसकी नेचुरल लेंथ है, K इसका जो है स्टिफनेस कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, इसके साथ एक मास को अटैच किया गया। तो आप बोलोगे यार कि मास अगर हम अटैच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मास का mg नीचे की तरफ एक्ट होगा, तो उस मास के वेट की वजह से इसके अंदर एक एक्सटेंशन आएगा। तो जो अगला सीन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि स्प्रिंग में थोड़ा सा एक्सटेंशन आ चुका होगा, किसकी वजह से, ये मास m की वजह से। ठीक है, तो एक रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ कर दें, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहा होगा, और देखो ऐसा नहीं कि वो एक्सटेंशन कंटिन्यूअसली होता जाएगा, एक हद तक एक्सटेंशन होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, आप बोलोगे भाई नीचे तो एक लग रहा होगा फोर्स इसका mg, ये तो कांस्टेंट फोर्स है, हमेशा लगेगा। साथ ही साथ अगर इसके अंदर जो भी एक्सटेंशन हुआ है, चलो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन हुआ है इसके अंदर, ये एक्सटेंशन हुआ है y का, और ये y का एक्सटेंशन किसकी वजह से हुआ, तो इस ब्लॉक के वेट की वजह से हुआ। तो इसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो रहा होगा, Fs हो रहा होगा नहीं, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो ये दोनों जब फोर्स बैलेंस हो चुके होंगे उस केस में ब्लॉक जस्ट ऐसे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि Fs की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर। Fs कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे k इंटू एक्स होता है, x की जगह पे यहाँ पे हमने y ले रखा है, तो k मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू mg। तो अगर y को कैलकुलेट करना पड़े तो आप बोलोगे ये हो जाएगा mg डिवाइड बाई k। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी आपका दिया हुआ है ये एक्सटेंशन इस वेट की वजह से आया है, वो कितना आया है, तो वो आपका आया है mg डिवाइड बाई k के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे तो फोर्सेस बैलेंस है ना, ये जो आपको सेकंड वाला डायग्राम दिख रहा है, अब बोलोगे हाँ यार फोर्सेस बैलेंस, इसका मतलब कि ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, ये जो भी आपको दिख रहा है ना, दिस वन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये आपका इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हमने जब पढ़ा है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जहां पर नेट फोर्स आपका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब अगला सीन, अगले सीन में क्या किया गया कि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन और क्रिएट किया गया स्प्रिंग के अंदर। तो ठीक है, तो अगले सीन में हुआ क्या है कि ब्लॉक कहीं यहां पे आ चुका है, लेट अस सपोज एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और जो स्प्रिंग होगी उसके अंदर एक्सटेंशन जो है वो ज्यादा हो गया होगा, ये हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इसके इस पे लगाया गया, और ये जो एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन क्रिएट किया गया इसके अंदर फोर्स लगा के, चलो तो अब ये पोजीशन है इसकी, तो एक और लाइन ड्रॉ कर दें, और हमने मान लिया कि इसके अंदर यहां से यहां तक x का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया गया। ठीक है, अच्छा बताओ इस पर्टिकुलर पोजीशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, आप बोलोगे यार यहाँ पे तो mg लग रहा होगा, वो तो हमेशा लगेगा, चाहे आप x का एक्सटेंशन करो चाहे x डैश का करो, ये तो कांस्टेंट फोर्स है, ये ऑलवेज एक्ट होगा। साथ ही साथ आप एक बात समझिए, इस वाले केस में ये स्प्रिंग फोर्स और mg दोनों बैलेंस थे, यानी कि स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर था। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे यार कि स्प्रिंग फोर्स जो है ना वो तो स्प्रिंग के एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, k इंटू वाई। तो यहाँ पे तो एक्सटेंशन बढ़ा दिया ना हमने, पहले तो हमने y का एक्सटेंशन किया था, y प्लस x क्या कर दिया, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स अब बड़ा हो गया होगा। तो स्प्रिंग फोर्स, ये तो बात कंफर्म है कि ऊपर की तरफ एक्ट होगा स्प्रिंग फोर्स ये, लेकिन अब स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो mg के बराबर नहीं होगा, क्योंकि चूंकि एक्स्ट्रा एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया गया तो स्प्रिंग फोर्स अब बड़ा हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगा।
तो जब नेट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगा तो आप बोलोगे यार तब तो जहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर जो होगा एक्सेलरेशन वो भी किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, नेट फोर्स की तरफ होती है कि नहीं। तो इस वाले सीन को, ये जो थर्ड आपका केस दिख रहा है, इसको जरा हम यहाँ पे ड्रॉ करें अलग से। तो ये हमारा है मास m, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट हो रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो रहा है Fs, और ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K मल्टीप्लाइड बाई टोटल एक्सटेंशन। तो टोटल यहाँ पे y का हो चुका था प्लस x का और कर दिया, तो टोटल एक्सटेंशन जो है वो हो गया y प्लस x का, ठीक है। और साथ ही साथ चूंकि स्प्रिंग फोर्स बड़ा है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पे एक एक्सीलरेशन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सीलरेशन यहाँ पे अगर आप छोड़ दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन में ये सिस्टम मूव करेगा। अब चलिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। भाई न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, और वो क्या होता है कि भैया जो नेट फोर्स होता है इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा क्योंकि ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स बड़ा है, तो आप बोलोगे यार कि ये आप लिख लो ना कि Fs माइनस mg इज इक्वल्स टू, इसको Fs ना लिखे आप इसको F डैश एस करो, क्योंकि भाई Fs तो हमने इस केस में स्प्रिंग फोर्स मान रखा, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स थोड़ा चेंज हो चुका है, F डैश एस मान लो, माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F डैश एस की वैल्यू हो जाएगी k, एंड दिस इज y प्लस x माइनस mg इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई a। अब एक बात करो, देखो यहाँ से एक काम करो, ये y की जगह पे आप लिख सकते हो mg बाई k, इस वाले y की जगह पे, तो ये आपका हो जाएगा k एंड दिस इज mg बाई k प्लस x माइनस mg इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई a। अब वही काम, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, k अंदर गया तो k से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा mg, k कैसे मल्टीप्लाइड हुआ, ये हो गया kx, ये माइनस mg इज इक्वल्स टू m में, तो mg कट गया, सो kx इज इक्वल्स टू मिला m इंटू a, ठीक है। तो बस वही चीज है, यहां से आप लिख सकते हो कि a बराबर हो जाएगा k डिवाइड बाई m, और ये हो गया x, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करो किसके साथ, a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x के साथ, भाई x आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमने x का उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, और अगर SHM हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो उसी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, और देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ भी गया ना, कि भाई m तो कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे यार ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा k डिवाइड बाई m, विच इंप्लाइज ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाई m। अगर ओमेगा आपने पता कर ही लिया फिर तो टाइम पीरियड आप ऐसे ही बता सकते हो, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, और ओमेगा की जगह पे आपने k बाई m किया तो ये हो जाएगा m बाई k। देखो यहां पर भी मास आपको वो लेना है ना जो एक्चुअल में आपको ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो यहाँ पे चूंकि एक ही मास था, ये वर्टिकल ऑक्सीलेशन हो रहा है, सिर्फ एक मास था, इसलिए देखिए आप फॉर्मूले में भी वही वाला मास आया। अगर यहाँ पे कैपिटल M प्लस स्मॉल m होता ना, दो ठो मास होते, दोनों ऑक्सीलेशन कर रहे होते SHM, तो यहाँ पे कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ जाता। तो आपने देखा कि चाहे वो हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेशन हो जैसा पिछले केस में हमने देखा, चाहे वो वर्टिकल ऑक्सीलेशन हो स्प्रिंग का, दोनों केस में जो आपका फॉर्मूला है टाइम पीरियड का SHM का वो सेम निकल गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। एक बात और आप यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं कि जो आपका कांस्टेंट फोर्स होता है वो कोई भी असर आपका नहीं डालता, टाइम पीरियड पे भी असर नहीं डालता, साथ ही साथ आपका न तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे असर डालता है न तो फ्रीक्वेंसी पे असर डालता है। देखो जो अगर एक्सटर्नल फोर्स को, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लगा है तो वो कांस्टेंट फोर्स सिर्फ आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर सकता है। पिछले कुछ क्लासेस में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे इसका, और वहां पे हमने देखा था कि F इजिकल्स टू माइनस के और x माइनस ए टाइप का आपका इक्वेशन है, तो x बराबर a पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि यार mg कांस्टेंट फोर्स भले था, लेकिन आप देखेंगे कि सॉल्व करेंगे तो mg कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 किलोग्राम का था कि 50 किलोग्राम का था, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स आप इसे ऐसे नोट में ऐसे करके लिख सकते हैं। तो चलिए हम नोट एक लिखते हैं, नोट आई थिंक ये ज्यादा विजिबल नहीं है। हमने लिखा कि कांस्टेंट
force won't affect omega, time period और frequency. ठीक है ना? It only shifts the position of equilibrium. Position of equilibrium. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है. चलिए अगले सवाल पे आते हैं. एक और सवाल देखते हैं हम लोग. देखिए सवाल में सारा का सारा सिस्टम मतलब केस वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे फर्क किया गया. और वो फर्क ये है कि जैसे ओके, ये आपका एग्जांपल है. एक ऐसे कोई बर्तन है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो पानी भरा है. तो चलिए इसको ऐसे दिखा देते हैं. अब इसके अंदर एक ब्लॉक है ऐसे. यानी देखो हुआ क्या है ना कि जो पिछला हमारा केस था हूबहू वही केस है. बस यहाँ पे सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड कर दिया गया है और कुछ नहीं है. सारा का सारा सिस्टम केस सारा का सारा वही है. वहां पर हवा में लटका हुआ था, नीचे खींच के एक्स का डिस्प्लेसमेंट किया, तो फिर वहां पे हमने टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट किया था. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या अलग कर दिया गया कि सारा का सारा सिस्टम किसी फ्लूइड के अंदर किसी लिक्विड के अंदर पूरा सबमर्ज्ड कर दिया गया. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड टाइम पीरियड. हम पूरा सवाल नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा. ऑब्वियस सी बात है, नीचे ऐसे खींच के डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ेंगे तो ये ऐसे चम करेगा. उसी के टाइम पीरियड की बात कर रहा है ये. ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. अच्छा, हम आपसे पूछे कि ये फ्लूइड में जब इसको हमने रखा है तो इससे क्या फर्क पड़ गया, ऐसा क्या है जो पहले नहीं हो रहा था और अब होने लग गया. आप बोलो यार कि फ्लूइड में रखने के बाद सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा हुई होगी, वो ये कि इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स काम करना शुरू कर दिया होगा, जो कि पूरा का पूरा कंप्लीटली इमर्स्ड है, ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है. इसका मतलब कि बॉइंट फोर्स इस पे लग रहा होगा. ठीक है, हालांकि थोड़ा सा डूबता तब भी लगता है, ऐसा नहीं कि उसमें बॉइंट फोर्स नहीं लगता, लेकिन पूरा का पूरा अगर डूबा हुआ है ना तो इसमें आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट करिए, चाहे एक्स का करिए, चाहे वाई का करिए, चाहे जेड का करिए, उस बॉइंट फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, वो हमेशा सेम रहे, कांस्टेंट रहेगा. तो अगर हम आपसे बोलें कि चलो ये कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पूरा का पूरा सिस्टम है पानी के अंदर. देखो पानी हम बार बार नहीं बनाने वाले, ये एम, और ये अगर इक्विलिब्रियम पे है यानी पूरा का पूरा सिस्टम अगर ठहरा हुआ है तो क्या हुआ होगा. आप बोलोगे यार कि अगर पूरा का पूरा सिस्टम ठहरा हुआ है तो इस पर नेट फोर्स जीरो रहा होगा. ठीक है, नेट फोर्स जीरो कहने का मतलब कि भैया इस पे mg तो नीचे की तरफ लग ही रहा है, वो तो हमेशा लगेगा क्योंकि पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा है. तो इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, उसको हमने FB बोल दिया. और आप बोलोगे यार कि स्प्रिंग फोर्स भी तो लगेगा इसके ऊपर, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होगा FS. ठीक है, ये सीन होगा. और ये सिस्टम पूरा का पूरा ठहरा हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे यार कि इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब कि जो FB प्लस जो FS होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, अगर इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमने k मान लिया, और ऑब्वियस सी बात है यार कि नेचुरल लेंथ पे तो ये है नहीं. क्या नेचुरल लेंथ पे है? नहीं, क्योंकि इस ब्लॉक की वजह से, इसकी वेट की वजह से थोड़ा तो इसमें एक्सटेंशन आया होगा. हमने मान लिया कि जो इसके अंदर एक्सटेंशन है वो x डैश का एक्सटेंशन है या y का एक्सटेंशन है. y इज एक्सटेंशन. हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि y जो है इस केस में एक्सटेंशन है, जो आपको ये सीन दिख रहा है यहाँ पे. तो आप बोलोगे अगर y का एक्सटेंशन है तो k इंटू वाई के बराबर एक इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो रहा होगा. ठीक है, ये सारी वैल्यू आप रखिए. तो FB बॉइंट फोर्स को तो आप वैसे ही रहने दो, FB प्लस FS को आप क्या लिख सकते हो,
के वाई इज इक्वल्स टू एम जी। हम अगर आपसे बोले क्या ठीक है आप y को कैलकुलेट कर ही लो, तो ये आपका हो जाएगा के वाई इज इक्वल्स टू एम जी माइनस जो भी बॉन्ड फोर्स लग रहा है एफ बी। सो y इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ बी जो बॉन्ड फोर्स लग रहा है डिवाइड बाई के। यानी हमने ये पता कर लिया कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है उस समय स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन है कितने का। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ये इक्विलिब्रियम है, एक बात याद रखना, ये जो भी आपको दिख रहा है ना ये आपका लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। हुआ क्या कि अब इसी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके अंदर लेट अस सपोज कि एक्स का एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया गया और ये ब्लॉक जो है वो यहां पे आ गया। ठीक है, और एक्सटेंशन कितने का हुआ है, एक्स का हुआ है। ठीक है, ये स्प्रिंग ऐसे जुड़ी होगी। अब ये येलो वाला सीन, इस वाले सीन को हम थोड़ा सा अलग बना रहे हैं, तो यहां पे हमने दिखा दिया ब्लॉक एम। हम आपसे बोले कि यार ठीक है सारे फोर्सेस आप दिखा दो, आप बोलोगे यार किसका एम जी तो नीचे एक्ट होगा ही होगा, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ में बॉइंट फोर्स तो अभी भी उतना ही लग रहा होगा क्योंकि सिस्टम पहले भी पूरा डूबा हुआ था, अब भी पूरा डूबा हुआ है। सारा का सारा जो खेल है पानी के अंदर खेला जा रहा है, इसी फ्लूइड के अंदर। इसी फ्लूइड के अंदर थोड़ा सा इसको एक्स का यानी कि इसको नीचे ऐसे एक्स का इसके अंदर एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया गया है कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के। ठीक है, अब हम आपसे बोले कि ठीक है इस वाले सीन में रिस्टोरिंग फोर्स अब कितना हो जाएगा। अब बोलो कि यार जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो एफ एस ना बोल के आप एफ डैश एस बोल दो, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अब चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि एक्सटेंशन पहले तो y का था, पहले तो y का एक्सटेंशन था तो स्प्रिंग फोर्स के y लग रहा था। अब y का एक्सटेंशन नहीं है, y का अब टोटल एक्सटेंशन कितना है। अब बोलो कि y का तो पहले ही था, x का और कर दिया गया, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया x प्लस वाई का, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k टाइम्स x प्लस वाई, सॉरी ये हो जाएगा k टाइम्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई। हम आपसे बोले कि बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला। आप बोलो यार कि यहां पर तो फोर्सेस आपस में बैलेंस थे ना, एफ बी प्लस एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी के बराबर, क्योंकि ये सीन जो था वो इक्विलिब्रियम का था। लेकिन यहां पे ऊपर वाला फोर्स बढ़ चुका है, एमजी तो बढ़ नहीं रहा है, वो तो जितना पहले था उतना ही है। यहां पे स्प्रिंग फोर्स इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक्सटेंशन बढ़ा, तो आप बोलोगे यार कि ऊपर वाले फोर्स बढ़े हैं, यानी कि नेट फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ होगा। तो जब नेट फोर्स ऊपर होगा तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, होगा कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे इस वाले सीन के लिए अगर हम इक्वेशन बनाए, ये जो आपको दिख रहा है ये सीन कब का है, तो x का डिस्प्लेसमेंट करने के बाद का सीन है। और जब डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ छोड़ देंगे ना, ये इक्विलिब्रियम है यहां तक ले गए, यानी एक्सट्रीम तक ले जाके जैसे ही सड़क से छोड़ेंगे तुरंत ऊपर भगेगा और यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। इसी के अबाउट ये क्या करेगा, इसी व्हाइट लाइन के अबाउट ये ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा, एसएचएम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलो यहां से वही इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या है, आप बोलोगे ऊपर वाले जो फोर्स हैं वो है आपका एफ बी प्लस एफ डैश एस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो सारी वैल्यू रखो, एफ बी को एफ बी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी एफ बी था अब भी एफ बी है। एफ डैश एक्स कितना हो गया, के एक्स प्लस वाई के बराबर हो गया, दिस वन इज के एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, एम जी माइनस एफ बी अपॉन के। चलो उस y की वैल्यू रख देते हैं ना, y की वैल्यू हमने रखी, ये आपका हो गया एफ बी प्लस ये k और ये हो गया x प्लस y की वैल्यू रखी एम जी माइनस एफ बी बाई के, तो ये एम जी माइनस एफ बी डिवाइड बाई के इज इक्वल्स टू एम ए। चलो k को अंदर कर लो, सो दिस वन इज एफ बी प्लस के एक्स। ओके, k का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो के एम जी बाई के, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस के एम जी, चलो ऐसे रहने दो, के एम जी माइनस एफ बी, इस पूरे में हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया और ये नीचे वाला तो k था ही, इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ बी प्लस के एक्स प्लस ये तो कट गया, ये आपका हो जाएगा एम जी
माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर। अब आप देखोगे ना तो एफ बी कैंसिल आउट हो गया, जो बॉइंट फोर्स लग रहा था वो लास्ट में कैंसिल आउट हो गया। और आपको पता है यार बॉइंट फोर्स तो आपका एक कांस्टेंट फोर्स है, और शुरू में ही पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि कोई कांस्टेंट फोर्स अगर होता है, अगर वो लग भी रहा है तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं डालने वाला, वो सिर्फ क्या करता है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देता है। यहाँ पर भी वही हुआ, आप देखिए वो फोर्सेस कट गए आपस में, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें मिला क्या, एक मिनट, एफ बी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक शायद हो रही है। सवाल यही था कि इसको x का डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया गया, ठीक है, अरे हाँ, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक चीज यहाँ पे गड़बड़ कर दी गई, हम लोग ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जब आप बनाओगे इक्वेशन ना, तो नेट फोर्स देखो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स में से नीचे वाला घटाना भी तो पड़ेगा, mg भी तो लग रहा है, तो ऊपर का फोर्स एफ बी प्लस एफ डैश एस और माइनस mg करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे माइनस mg हम लिखते रहे, ये माइनस mg, तो ये माइनस mg रहेगा हर जगह, ये माइनस mg, वो ध्यान हम लोग नहीं दिए, ये आपका हो गया माइनस mg, ये माइनस mg, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है mg भी तो कांस्टेंट फोर्स है ना, इसको भी कट जाना चाहिए था, ठीक है। अब आप देखोगे कि mg भी क्या हो गया, कट गया, तो मिला क्या हमें मिला के एक्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ठीक है, विच इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाई m और ये x। अब देखिए एसएचएम करेगा कि नहीं ये सिस्टम, यहाँ पे अब बोलोगे यार करेगा, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट x का किया है फोर्स लगा के, x का ही तो डिस्प्लेसमेंट किया है ना क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे x का ही डिस्प्लेसमेंट किया है फोर्स लगा के, यानी एक्सेलरेशन आपका x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए था, और देखो आया भी तो है। आप यहाँ पे साफ साफ देखोगे तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x जो कि हमने किया है, और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाई m। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे टाइम पीरियड तो वही निकल के आएगा जो पहले वाले केस में था, 2 पाई रूट ओवर m डिवाइड बाई k, ठीक है। तो आपने देखा कि चाहे सिस्टम आपका हवा में था, चाहे उसी सिस्टम को आपने पानी में रख दिया, पानी में रखने से सिर्फ फर्क ये पड़ा कि उसके ऊपर एक कांस्टेंट बॉइंट फोर्स एक्ट होना शुरू हो गया, और कोई भी कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता, उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं डालता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि जो लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है या फिर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको शिफ्ट कर देता है, ठीक है। आगे जरा हम बात करते हैं, इसका आंसर हाँ यही है। चलिए आगे एक सवाल और है, सवाल क्या है, हालांकि थोड़ा सा इसी का एप्लीकेशन है उसको देख लेते हैं। कि जैसे मान लो कि अगर कुछ ये वाला सीन हो, चलिए एक ट्रायंगुलर वेज है, सॉरी एक ट्रायंगुलर वेज है हमारे पास, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक जो है वो ऐसे रखा हुआ है, ये M ब्लॉक है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और स्प्रिंग जो है यहाँ पे कहीं बंधी हुई है, और ये आपका थीटा है। यहाँ पर भी वही सीन, L इसका नेचुरल लेंथ है और K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये सीन है। तो अच्छा बताओ, ये पूरा का पूरा सिस्टम अभी रिलैक्स्ड स्टेट में है, यानी कि स्प्रिंग में जितना एक्सटेंशन होना था वो हो चुका है, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, इसका ये मतलब हुआ कहने का, इसको थोड़ा सा हम अलग से अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा सीन बनेगा कि ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर ये ब्लॉक है हमारा, ये M,
इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा? अब बोलोगे इक्विलिब्रियम पे है तो भाई इसको रिजॉल्व करो आप, तो mg तो नीचे की तरफ एक्ट होगा, mg का एक कंपोनेंट इधर एक्ट होगा और ये हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। जे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये रिजॉल्व करना है, सब काफी हम लोग पढ़े हैं। mg क्या किधर हो जाएगा? mg cos थीटा। तो हालांकि mg cos थीटा से कुछ हमें लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो नॉर्मल टू द इंक्लाइन सरफेस है ना, और हमें तो अलोंग द इंक्लाइन स्टडी करना है। इसमें फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? तो आप लोग यार कि फोर्स चलो जो लग रहा है उसको दिखा देते हैं। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है mg साइन ऑफ थीटा। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ mg साइन थीटा की वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन आया होगा, और हमने मान लिया कि इसके अंदर जो थोड़ा सा एक्सटेंशन आया है वो एक्सटेंशन चलो हमने मान लिया y का। कितना मान लिया? y का। तो अगर y का आप एक्सटेंशन मानोगे तो एक स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा Fs, और स्प्रिंग फोर्स रहा होगा किसके बराबर? k मल्टीप्लाइड बाई y के बराबर रहा होगा। ठीक है ना? ये y क्या चीज है? तो हमने मान लिया कि ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन किसकी वजह से है? तो ड्यू टू इस mg साइन थीटा की वजह से है। ठीक है ना? mg साइन थीटा। तो चूंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगे, तो यहां से आप लिख सकते हो यार कि mg साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी k y के बराबर। तो आप y इजीली यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि y आपका हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई k। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। y कौन सा एक्सटेंशन है? तो जो mg साइन थीटा की वजह से हुआ, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब हमें इसी के अलोंग स्टडी करना है एसएचएम में, और ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस को जो है आप स्मूथ मान लीजिए, क्योंकि स्मूथ मानेंगे तो फ्रैक्शन वगैरह को हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी थोड़ी। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर एक्स्ट्रा इधर फोर्स लगा के और उस फोर्स की वजह से x का इसके अंदर एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया, या फिर आप बोलो कि ब्लॉक के अंदर x का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट किस वजह से किया? तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया गया। ऐसा नहीं है कि mg साइन थीटा की वजह से वो एक्सटेंशन हुआ, नहीं। mg साइन थीटा की वजह से एक्सटेंशन y का हो चुका है ऑलरेडी, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे और दोनों फोर्सेज आपस में बराबर है। ठीक है ना? तो हमने लिखा है कि लेट ब्लॉक block is displaced x downward along inclination। ठीक है ना? हमने मान लिया कि इंक्लिनेशन के अलोंग उसके अंदर कितने का डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया ब्लॉक के अंदर, तो x का डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया। जब x का डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया तो सीन क्या होगा? आप बोलोगे यार कि सीन तो ये होगा कि शुरू में जब y का डिस्प्लेसमेंट था तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, मतलब mg साइन थीटा के y के बराबर है। ठीक है? mg साइन थीटा तो फिक्स है, इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि थीटा फिक्स है, m फिक्स है, तो ये फोर्स तो फिक्स है। स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा अगर आप स्प्रिंग के अंदर का एक्सटेंशन अगर आप चेंज कर दो। तो जब तक y का एक्सटेंशन था तब तक दोनों फोर्स बराबर थे और यहाँ पे बैलेंस थे फोर्स, तो ये इक्विलिब्रियम में था सिस्टम। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अरे भैया ब्लॉक में अगर x का आपने डिस्प्लेसमेंट इधर कराया है तो स्प्रिंग के अंदर भी तो x का एक्सटेंशन आया होगा। यानी कहने का मतलब कि टोटल अगर हम स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन की आपसे बात करें तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार कि ये ब्लॉक है, चलो सबसे पहले तो इस पे फोर्स दिखाओ। तो एक फोर्स जो लग रहा था शुरू में mg साइन ऑफ थीटा, वो तो लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ इस डायरेक्शन का जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स Fs डैश मान लें, वो कितना हो गया? तो आप बोलोगे k अब टोटल एक्सटेंशन x प्लस y का हो चुका है, क्योंकि y का तो पहले ही था, x का और हमने करा दिया, तो कितना हो चुका है? k x प्लस y। और इधर वाला फोर्स आपका बड़ा है, क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन और एक्स्ट्रा हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले डायरेक्शन में ही आपका इसके पास एक्सीलरेशन होगा। यानी कि जैसे ही x का इसके अंदर एक्सटेंशन करके सिस्टम को छोड़ेंगे ना तो ये ऑक्सीलेट करेगा इसी के अलावा। ठीक है? अगर आपसे हम पूछे कि अच्छा बताओ आपकी लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी है, तो आप बोलो कि लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम आपकी जो है वो ये है, इसी लाइन के अलोंग जो है आपका ऑक्सीलेशन होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे वही काम करना है हमें। आप सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखिए, तो वही चीज कि नेट फोर्स
इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स में से आप घटा दीजिए ये वाला mg साइन ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन a। तो f डैश x आपका है k टाइम्स x प्लस वाई माइनस mg साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई a। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, अब देखो y की वैल्यू mg साइन थीटा बाई k, आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये हो गया kx प्लस k, और y की वैल्यू अभी हमने देखा mg साइन थीटा बाई k, आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका mg साइन थीटा डिवाइड बाई k माइनस ऑफ mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू ma। k से k कट गया, ये mg साइन थीटा प्लस में mg साइन थीटा माइनस में, ये पूरा कट गया, तो आप देखेंगे कि kx इज इक्वल्स टू m इंटू ए, विच इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाई m, और ये हो गया आपका x। तो यार हमने x का ही तो एक्सटेंशन क्रिएट किया है डिस्प्लेसमेंट, और आप देखिए कि एक्सेलरेशन उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये प्रूफ होता है कि सिस्टम आपको ऑक्सीलेशन करेगा, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम। तो यहाँ से ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के डिवाइड बाई एम। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एम डिवाइड बाई के। तो अब देखेंगे सारे का सारा जो अभी हमने केसेस देखे कि पानी के अंदर डाल दो, चाहे आप उसको इंक्लाइन के ऊपर रख दो, टाइम पीरियड पर असर नहीं पड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा था mg sin थीटा, ठीक है ना। पानी में डाला तो एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट होना शुरू हो गया। कौन सा फोर्स था वो, आप बोलो यार कि बॉयंट फोर्स था। तो कहने का ये मतलब है कि सारे के सारे फोर्सेस कांस्टेंट थे, और जब कांस्टेंट थे तो ये टाइम पीरियड पे भी कोई असर नहीं डालेंगे, ना तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए हर केस में ये सेम निकल के आई है। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग, और वर्टिकल का ही है ये भी, वर्टिकल ऑक्सीलेशन है। ओके, तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। ये कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक बंधा हुआ है, ये एम, ठीक है। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ क्या नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, आप बोलोगे नहीं नेचुरल लेंथ पे तो हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि मास आपने लटका दिया, उसका वेट होगा, उस वेट की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आया होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि नहीं आया हो, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि इसके अंदर इसको यहां से रिलीज किया गया। अभी ये फिलहाल नेचुरल लेंथ पे है, सॉरी माफ करिएगा, ये भी ये चलो इसको यहां से रिलीज करते हैं, ये नेचुरल लेंथ पे अभी, और इसको रिलीज करते हैं। सवाल में ये दिया है कि इसको रिलीज किया गया, तो यहां से अगर आप रिलीज करोगे, रिलीज, तो आपको एक थोड़ा सा लाइन हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं जिसके अलॉन्ग हम लोग स्टडी करेंगे, ये रेफरेंस लाइन। तो जब इसको रिलीज कर दिया जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आया, और एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी रिलीज किया जाता है ना, आपने देखा होगा एसएचएम में भी जब हम पार्टिकल को रिलीज कर रहे थे, तो रिलीज करने के बाद जहां से हम रिलीज कर रहे हैं वो अक्सर एक्सट्रीम पोजीशन होती थी, वहां पे वेलोसिटी 0 होता था, ठीक है। यहां पर भी हम इसको यहां से रिलीज कर रहे हैं, हमको शुरू में लगा कि ये अपना मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं है, स्प्रिंग से इस ब्लॉक को बांधा गया। आप ऐसे सोचिए कि स्प्रिंग लिया गया, ब्लॉक को बांधा गया, लेकिन ब्लॉक को छोड़ा नहीं गया, ये वो वाला सीन है। शुरू में हमको लगा कि ये छोड़ दिया गया, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का, नहीं, सवाल हम पूरा पढ़े नहीं एक्चुअली। तो इसके बाद इसको छोड़ा गया, जब छोड़ा जाएगा तो आप बोलोगे यार कि ब्लॉक नीचे की तरफ भागेगा, और ये आपका हो गया एक्सट्रीम पोजीशन है। कोई ऐसा भी वक्त रहा होगा कि ब्लॉक यहां पे आएगा, ठीक है। अब आप समझिए, यहां पे ये नेचुरल लेंथ इसकी L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, mg तो नीचे की तरफ लगेगा ना जैसे हम इसको रिलीज करेंगे। हम आपसे बोले अगर कि बताओ कि रिलीज करते वक्त कोई स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, क्या आप बोलोगे नहीं लग रहा था। क्यों, क्योंकि कोई एक्सटेंशन ही नहीं हुआ है अभी, क्योंकि रिलीज करते वक्त थोड़ी एक्सटेंशन होगा, वो तो रिलीज करने के बाद एक्सटेंशन होगा ना mg की वजह से। तो यहां पे कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन अभी नहीं हुआ, नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग।
जैसे ही हमने छोड़ा, इस यहां से रिलीज किया, तो आप बोलोगे mg की वजह से ये ब्लॉक नीचे जाएगा और साथ ही साथ इस स्प्रिंग के अंदर एक एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, ठीक है, इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, एक एक्सटेंशन आएगा, और जैसे ही वो एक्सटेंशन आएगा तो उस एक्सटेंशन की वजह से इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स एक जनरेट होगा। स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा भाई, वो तो एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे उस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा वैसे वैसे ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। आप सोचिए कि mg यहां पे है और स्प्रिंग फोर्स अभी 0 है, जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आ रहा है स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो mg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि mg तो चेंज नहीं होने वाला ना। तो आप लोग चलो मान लिया कि इस वाले पॉइंट पे, यानी ब्लॉक जब यहाँ पे आया था तो इस वाले पॉइंट पे ऊपर लग रहा था आपका स्प्रिंग फोर्स, और ये जो स्प्रिंग फोर्स है किसके बराबर हो गया, आपका mg के बराबर हो गया। तो यानी कि ये जो आपका सीन दिख रहा है ये कौन सा सीन रहा होगा, आप बोलोगे ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन रही होगी। ठीक है ना। और यहां पे इसके अंदर चलो हमने मान लिया कि जो एक्सटेंशन हुआ है, ये एक्सटेंशन हमने कितने का मान लिया, y का मान लिया। तो बताओ यहां पे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, अब बोलो यार कि mg की वैल्यू जो होगी वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स आप कितना लिख सकते हो, के स्टिफनेस कांस्टेंट है, y का एक्सटेंशन हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई y। तो यहां से y कितना हो गया, y इक्वल्स टू हो जाएगा mg डिवाइड बाई k, यानी कि ये जो आपका एक्सटेंशन हुआ है दिस इज mg डिवाइड बाई k के बराबर है। अच्छा, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ब्लॉक रुक जाएगा, क्या नहीं रुकेगा, नहीं भाई, ये एक्सट्रीम ये इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के इधर भी तो उतना ही दूर जाएगा, जाएगा कि नहीं, यानी ब्लॉक जो है वो कहां तक आएगा। अब लोग यार कि ब्लॉक जो है वो जितना इक्विलिब्रियम के ऊपर है ना ये, उतना ही नीचे भी ब्लॉक आना चाहिए, समझ में आया। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी, अब बोलोगे यहाँ पे तो रिलीज किया गया तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 होगी, इक्विलिब्रियम की दूसरी तरफ मैक्सिमम पे जाएगा तो वहां भी वेलोसिटी 0 होगी, होगी 0, यानी कि जब ये इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर रहा होगा ना, याद रखिएगा, यानी इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी जो रही होगी सबसे मैक्सिमम रही होगी, समझ में आया। अब खुद सोचो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच का ही जो सेपरेशन होता है वही तो एम्पलीट्यूड कहलाता है, कहलाता है कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि ये एम्पलीट्यूड है, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, समझ में आया। अब देखते हैं सवाल में पूछा क्या क्या क्या, इसने पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड बताओ, उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओमेगा, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम देखते हैं। वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड, तो भाई मैक्सिमम स्पीड होगी इक्विलिब्रियम पे और ये हो जाएगा a इंटू ओमेगा के बराबर। a कितना है, तो आप बोलोगे यार कि ये जो y है वही तो a है, क्योंकि इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच के सेपरेशन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो a की वैल्यू कितना है, ये mg बाई k के बराबर ही है, mg बाई k, तो a की जगह पे हो गया mg डिवाइड बाई k और ये हो गया इंटू ओमेगा, तो ये किसकी वैल्यू है, ये v मैक्स की वैल्यू है। ठीक है, साथ ही साथ आप बोलोगे यार कि ओमेगा के बारे में कुछ आइडिया नहीं, ओमेगा वही होगा जो शुरू से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, वर्टिकल ऑक्सीलेशन हो रहा है ना, तो वर्टिकल ऑक्सीलेशन में भी पीछे से हम लोग देखते आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन देखा है कि अंडर रूट के बाई एम के बराबर जो होता है ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह रख दो यहाँ पे। सो वी मैक्स इज इक्वल्स टू एम जी बाई के, और ओमेगा की जगह पर रख दिया अंडर रूट के डिवाइड बाई एम। आप एक काम करो, के को अंदर कर लो तो के स्क्वायर बन के जाएगा, तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू एम जी और ये हो जाएगा अंडर रूट के डिवाइड बाई एम, और के अंदर गया तो के स्क्वायर बन गया, ये कट गया, तो एक्चुअल में ये आपका मिल गया वी मैक्स इज इक्वल्स टू एम जी और ये अंडर रूट 1 अपॉन एम के बराबर। एक बार आंसर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सही है। तो ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो आप एक चीज और कर सकते थे आप, कि आप m को भी अंदर कर लेते,
m जाता अंदर तो m स्क्वायर बन जाता, तो m यहाँ ना लिख के आप इसको ऐसे m स्क्वायर कर लीजिए, तो ये कट गया। तो v मैक्स कितना आ गया, यहां से आपके सामने आ गया, v मैक्स इज इक्वल्स टू g अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाई k, ये आ गया। ओमेगा आपको पता चली गया, v मैक्स पता चल गया। क्या काइनेटिक एनर्जी आप नहीं निकाल सकते? काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो आप, निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम ब्लॉक की पूछें आपसे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और क्या निकालना है, तो मैक्सिमम निकालना है। तो ये हो जाएगा हाफ m, और मैक्सिमम जो वेलोसिटी है ना, इसका आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया, 1/2m और v स्क्वायर, v मैक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा g का स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाई k, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/2m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाई k, ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो आई थिंक ये दो चीजें ही पूछी थी। अब देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, तो बहुत सारे सवालों के लिए वो अलग से न्यूमेरिकल्स की क्लासेस हम लेंगे इसमें, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के 8-10 न्यूमेरिकल कायदे के कर लिए जाएंगे, प्लस PYQs कुछ देख लेंगे, या तो आप वो NCERT का हो या फिर नीट का हो या फिर जेई वगैरह, जो जेई मेंस वगैरह के हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल की क्लासेस होंगी वो, ये तो हम थियरीज प्लस थियरी के साथ साथ एक एक दो दो एग्जाम्पल्स हम लोग करते हुए चल रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए 8-10 क्लास एटलीस्ट हर एक टॉपिक के, टॉपिक कहने के मतलब कि जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के 8-10 न्यूमेरिकल, सिंपल पेंडुलम के 8-10 न्यूमेरिकल, फेजर वगैरह की बेसिस पे 8-10 न्यूमेरिकल, एनर्जी की बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, तो उसके लिए अलग से क्लासेस हम करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।